आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय टुमलिया सर, अ, सृष्टि के मार्गदर्शक अनिल जी गुप्ता साहब, उदय भाई, रमेश भाई, संजय भाई, चेतन जी और गुजरात और बाकी इलाकों से देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हुए किसान मित्रों। जी। दरअसल अ, अगर ये कहें कि आज अगर सबसे चुनौतीपूर्ण आजीविका का क्षेत्र कौन-सा है, तो निश्चित तौर पर आप पाएँगे। जी, जी। मेरा नाम हरीश पवार है। मैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से आया हूँ और हमारी संस्था का नाम है संपर्क मध्य प्रदेश और उसके साथ मिलकर हम लोग पिछले लगभग 18 साल से देशी बीजों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। वो इलाका जो है, आप देखें धार, झाबुआ, रतलाम का जो इलाका, वो डूंगर का इलाका कहा जाता है और डूंगर के इलाके में मुख्यतः आदिवासी छोटे आदिवासी किसान वहां के बाशिंदे हैं और उनकी भोजन श्रृंखला की मेरु रज्जु है मक्का। मक्का वहां की खाद्य प्रणाली का मुख्य हिस्सा है और इतना मुख्य हिस्सा है कि मक्की माता कहा जाता है। बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत पूरे साल भर वो अपनी अपनी अलग अलग प्रजाति की मक्का, जो घाट की मक्का अलग है, कीस की मक्का अलग है, पकोड़े की मक्का अलग है, हलवे की मक्का अलग है, रोटी की मक्का अलग है, तो अलग अलग प्रजातियों की मक्का वो पूरे साल भर बचा कर रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में मक्का पर एक संकट उस इलाके में आया और संकट ये आया कि गंगा 5, कारगिल और तमाम सारी कंपनियों की मक्का आ गई और आप जानते हैं मक्का में एक ओपन पॉलिनेशन होता है, तो आप चाह कर भी आपकी अपनी जो मक्का है वो बचा नहीं सकते। अगर आपके पड़ोसी ने थैली वाली मक्का, हाइब्रिड मक्का लगा दी तो फिर आपकी मक्का को बचाना बहुत संभव नहीं होगा। हमारे सामने ये एक चुनौती थी कि हम अपने इलाके के खाद्य प्रणाली के मुख्य साधन को कैसे बचाएं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का आप चाहे जितनी बात कर लें, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि चावल के बाद अगर कोई बहुत बड़ा हिस्सा आपकी थाली का कवर करता है तो वो है गेहूं। और अगर गेहूं की बात आती है तो फिर मध्य प्रदेश का गेहूं और सीहोर का गेहूं, आशीर्वाद आटा, जब आप बड़े एलीट लोगों में, बड़ी क्लास के लोगों में बात होती है तो कहते हैं कि दाना दाना सोने जैसा खरा। लेकिन क्या वो वाकई खरा है? अंदर जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन वो सीहोर का गेहूं, वो विदिशा का गेहूं, भोपाल का, आसपास का हरदा का गेहूं, अब वैसा गेहूं रहा नहीं। उसकी बिला शक उसकी जो रोटियां हैं, चपाती है, बहुत मुलायम, नर्म और 2 उंगली से तोड़ी जा सकने वाली हो सकती है। लेकिन क्या वो आपकी आंतों के लिए, क्या वो आमाशय के लिए बेहतर है? क्या उसमें फाइबर कंटेंट है? आप देखेंगे कि उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा है, उसमें प्रोटीन की कमी है, आयरन नहीं है, वो गेहूं अल्कलाइन नहीं है, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो वो आपकी थाली का दोस्त कैसे हो गया? तो ये तमाम चीजें हैं और फिर एक ग्लैमराइज्ड एक संसार है जहां बहुत जबरदस्त तरीके से हमें समझाया जाता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। तो ये चुनौतियां थी। हमने देश भर के अलग अलग इलाकों से जहां जहां गेहूं होना संभव था वहां हमने पहुंच बनाई। वहां के जो पुराने देशी खेती में काम करने वाले लोग, जैविक खेती का काम करने वाले लोग, उनसे संपर्क बनाए और देश भर से, हमारे इलाके से तो खैर हमने जुटाए ही, और देश भर के इलाकों से हमने गेहूं की प्रजातियां जुटाई। चावल काठी, जी हमारे पास 34 तरह की, हाँ मैं नाम बता देता हूँ। कठिया है, बुंदेली कट्ठी है, बुंदेली लालिया है, और सोना मोती जिसे पैगंबरी कहा जाता है, बंशी गेहूं है, वांजिया है, ये तमाम सारे गेहूं हैं। कल्याणी गेहूं है, काली बाली गेहूं है, ये तमाम सारे गेहूं हमारे पास संरक्षित है। और हम और देखिए मित्रों, बहुत साफ बात है, बहुत साफ बात यह है कि आपको चयन करना पड़ेगा। आपको चयन करना पड़ेगा कि आप जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे, आपके बूढ़े माँ बाप, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके तमाम रिश्तेदार और आपके मित्र परिजन, वो क्या खा रहे हैं।
आप देखिए कितनी छोटी उम्र में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आंतों के रोग, कमजोरियां, आंखों की रोशनी का समस्या, फेफड़ों की समस्या, गेहूं आपके खून का गाढ़ा हो जाना, ये तमाम सारी समस्याओं से, स्वास्थ्य समस्याओं से हम घिर जाते हैं। आप जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आप देखें और वहां के आईसीयू रूम्स को आप देखें, लाइन से लोग लगे हुए हैं, उन पर वो ऑक्सीजन के वो मास्क लगे हुए हैं। आप देखिए तो कांप जाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल से। क्या क्या वजह है? ये क्या एक दिन में ये बीमारियां आती हैं? नहीं, लगातार आपकी खाने की जो आदतें हैं वो आपके शरीर को बीमार बना रही है। तो आपको चयन करना पड़ेगा कि आप क्या खाएं। हो सकता है कि वो स्वाद में उतना बेहतर ना हो, लेकिन पोषण में वो कहीं कमजोर नहीं होगा, कहीं पीछे नहीं होगा, ये तय है। तो हमें आज ये तय करना पड़ेगा कि हम देशी बीजों की तरफ जाएं। निश्चित तौर पर देशी बीज उगाने वाले बहुत छोटे गांव में आइसोलेट तरीके से रहते हैं, बहुत पछात इलाके में, विस्तार में रहते हैं। उनकी पूछ परख उतनी नहीं है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आती, उनकी कहानियां नहीं आ पाती। लेकिन और वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बराबर तो लड़ ही नहीं सकते ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो उत्पाद हैं उनसे तो वो प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकते। तो जो अंधेरे में हैं, जो पीछे खड़े हैं, उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं जो अहमदाबाद, इंदौर, पूना, मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसी जगहों पर, दिल्ली, कोलकाता, ऐसी जगहों पर है, वहां के बड़े क्लास के लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सुरक्षित और शुद्ध चीज किस तरफ है और वहां तक कैसे पहुंच बनाई जा सकती है। तो थोड़ा प्रयास उस तरफ से होगा, तो थोड़ा प्रयास हमारे जो खेडूत लोग हैं, हमारे जो छोटे सीमांत किसान हैं, वो कर पाएंगे। और आज जो संकट है मित्रों, उसका आप तय मानिए, हमारे हिंदुस्तान की जो ऊर्जा है, व्यक्तियों की ऊर्जा, वो अगर कहीं उसका क्षरण हो रहा है तो हमारी खाने की आदतों से और हमारे पास जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं उनकी वजह से है। और बड़ी जिम्मेदारी है इस देश के खेडूतों पर कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो विशुद्ध रूप से देश के आवाम तक पहुंचे। वरना तो आप देखिए कि पूरे दुनिया में मॉन्सेंटो है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, केल्जिन है, राइसटेक है, इस तरह की तमाम कंपनियां हैं जिनकी निगाह इस देश के 70% बिखरे हुए किसानों की जेब पर है। वो चाहते हैं, वो क्या करते हैं आप देखिए, बड़े बड़े चिकने और चमचमाते हुए पोस्टर्स आएंगे कि मक्का का एक भुट्टा बड़ा सा, उसका एक छिलका निकला हुआ, उसके मोतियों जैसे चमकते हुए दाने, वो लेकर के किसान की महिला बैठी हुई है ट्रैक्टर के मजगाट पर, उसका पति ट्रैक्टर चला रहा है, मुछ एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े है, दूसरे हाथ से मुछों पर ताव दे रहा है, हंस भी रहा है। और उस ट्रैप में, उस जाल में हमारा किसान आ जाता है कि ये बीज बेहतर है। लेकिन मित्रों वो बियारण बेहतर नहीं है, वो लेकर आता है पूरा। और जो हाइब्रिड हैं, जो जिनांतरित बीज हैं, वो क्या लेकर आ रहे हैं? वो पूरा पैकेज लेकर आ रहे हैं। उस रासायनिक उर्वरकों का पैकेज लेकर आ रहे हैं, वो ग्रोथ हार्मोन्स का पैकेज लेकर आ रहे हैं, वो वीडीसाइड, हर्बिसाइड लेकर आ रहे हैं। तो आपने अपनी खेती का तो गला ही घोटा हुआ है। हमको जाना पड़ेगा गोबर की कंपोस्ट खाद की तरफ, हमको जाना पड़ेगा केंचुओं की तरफ, हमें जाना पड़ेगा जो आपकी वानी है, आपकी चूल्हे की राख है, उसकी तरफ, गौमूत्र की तरफ। आपको जाना पड़ेगा आपके घर में पुरानी रखी हुई छाछ की तरफ। ये तमाम सारी चीजें हैं जो किसान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, उसकी खेती की लागत को कम कर सकती है और किसान को समृद्धि की ओर ले जा सकती है। तो क्या हम तैयार हैं? हम छोटे किसान, हम खेडूत क्या तैयार हैं अपने संसार? हाँ, निश्चित तौर पे उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, थोड़ा आपको समय ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आप बाजार के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मकड़ जाल से मुक्त हो जाएंगे। तो हमको इस तरफ जाना पड़ेगा मित्रों। तो और दूसरी बात, मैं बहुत बहुत हृदय से पिछले काफी सालों से हनीबी नेटवर्क के मधुकोश और सूझबूझ पत्रिकाएं पढ़ते आया हूं। संजय भाई के इलाके में भी बीज बैंक देखने का मौका मिला है, इनके मिलेट्स के डाइवर्सिटी ब्लॉग भी देखने का मौका मिला है। बहुत जबरदस्त काम है, देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आदरणीय गुप्ता साहब तो जीवंत एक उदाहरण है कि कैसे अंधेरे में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रकाश में कैसे लाया जा सकता है। तो आपके लिए बहुत सैल्यूट है सर। और आज बहुत मन से ये बात कहना चाहता हूं कि सृष्टि जो काम कर रही है और जिस
तरह का मंच हमें उपलब्ध करवा रही है, ये देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।